हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और कैसे हो आप लोग? सो आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आर्टिकल 17 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सो टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल नंबर 18 एंड 19। सो आई होप कि आपने पहली क्लासेस देखी होंगी, और क्लास कैसी लगती है कमेंट करके बता दीजिए। सो क्लास कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिल जाता है कि बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपका अगले हफ्ते में, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी पॉलिटी को हम लोग थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे और मैक्सिमम चीज़ें कवर अप करेंगे। एक हफ्ते में आपकी क्लासेस में भी एक या दो क्लासेस भी हमको प्रोवाइड करनी पड़े। सो हम लोग अभी सिलेबस को थोड़ा खींचने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको आर्टिकल फंडामेंटल बताया कि फंडामेंटल राइट कौन कौन से पार्ट में आता है, उसके आर्टिकल कहाँ से है। 12 से लेकर 35 तक है। इसी क्लास में मैंने आपको आर्टिकल नंबर 12 के बारे में बता दिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। किसकी बात करता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था। उसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल नंबर 13 की, जिसमें बाद मैंने आपको बताया था कि ये बात करता है कि फंडामेंटल राइट को बाकी वाले लॉ से कैसे बचाना है, प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम द अदर आर्टिकल्स जो भी था। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी आगे आर्टिकल फंडामेंटल में 14 से लेकर 18 तक। ये हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं राइट टू इक्वलिटी के बारे में। और इसके बाद मैंने इसका एक एक पढ़ाना स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने डिटेल में पढ़ा था इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, तो उसके बाद मैंने इसके भी 2 पॉइंट बता के आपको डिटेल में बताया था। उसके बाद अगर हम बात करें 15 की, तो मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि ये किसकी बात करता है। ये बात करता है कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ। इसके मैंने एक्सेप्शन भी पढ़ाए थे बहुत डिटेल में आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट था आर्टिकल 15, 16 और 16 में मैंने बात बताई थी किसके बारे में, आपकी एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, इक्वलिटी होनी चाहिए। फिर हमने बात करी थी 17 की, जिसके बाद मैंने आपको 17 में क्या बताया था? मैंने बताया था एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल नंबर 18 पढ़ने वाले हैं। सो आई होप 18, 19 हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे लेक्चर मोबाइल पे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सो डैट मैंने आपको स्लाइड लगा के जो पढ़ा रहा हूँ। सो अच्छे से हम लोग डिटेल में चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 19, 20 है क्या, 19 और 20 है क्या। ठीक है, 18, 19, 20 है ना। चलिए सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल नंबर 18 की। सो आर्टिकल नंबर 18 क्या बोलता है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टाइटल को एवोल्यूशन करना मतलब ख़त्म करना। कैसे? टाइटल का मतलब क्या है? देखो, टाइटल का मतलब है कि जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, तो उनकी फैमिली को लोग क्या करते थे? राजा जी लगा के फिर उसका नाम लेते थे, है ना। मतलब कि रिस्पेक्ट देना एक ज़्यादा, है ना। कुछ होते थे ना पहले, कुछ ऐसे टाइटल होते थे जो एक सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए यूज़ किए जाते थे। तो उन चीज़ों को ख़त्म करना, सो डैट कि इक्वलिटी लाई जाए। क्या लाया जाए? इक्वलिटी। क्योंकि 18 भी आपका 14 और 18 के बीच में इक्वलिटी की बात करता है, ताकि किसी के भी आप नाम के आगे टाइटल यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, एक दो। जैसे एजुकेशनल फील्ड में, जैसे आप बोल सकते हो एजुकेशनल फील्ड में, या आप लोग बोल सकते हो डिफेंस में। जैसे डिफेंस में देखो टाइटल यूज़ किया ना, जैसे कैप्टन, ये सारे जो भी मेजर, ये भी जितने भी रैंक के नाम होते हैं, ठीक है। तो ये टाइटल यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी चीज़ का टाइटल अपने नाम के आगे प्रोफेशनली नहीं लगा सकते। बाकी हम लोग ऐसे मोहल्ले में किसी को कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये टाइटल आप नहीं यूज़ कर सकते। एजुकेशन में जैसे हम बोलते हैं लेक्चरर है, प्रोफेसर है, तो वो टाइटल यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ टाइटल यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक्सेप्शन है एजुकेशन और डिफेंस फील्ड में। अदरवाइज़ आप लोग टाइटल का एवोल्यूशन किया गया किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग। आपको याद रखना है कि आर्टिकल 18 आपका क्या बात करता है? टाइटल का एवोल्यूशन। तो उसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें और क्या क्या है। तो इसमें और क्या बोला गया देखो, मिलिट्री में आपको याद रखना है कि मिलिट्री में आप लोग टाइटल यूज़ कर सकते हो, इसके बिना आप टाइटल यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है कि आप लोग कोई फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल रिसीव नहीं कर सकते। मान लीजिए आप इंडियन हो और कोई फॉरेन वाला आपको कोई टाइटल देता है, कोई ऐसा टाइटल जो सोसाइटी से ऊपर उठ के कोई किसी के लिए यूज़ किया जाता है फॉरेन में, तो आप इंडिया में उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है कि कोई भी पर्सन, इंडिया का कोई भी पर्सन जो क्या है, चाहे वो सिटीज़न नहीं हो इंडिया का, अगर वो
किसी भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस में या किसी ट्रस्ट के अंडर जो स्टेट के अंदर आता है, मतलब कंट्री के अंदर कोई भी गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड में है, उसको किसी भी तरह की सैलरी या कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी आदमी, स्पेशली देखो नॉन सिटीजन हो तो वो टाइटल फॉरेन स्टेट का यूज़ नहीं कर सकता, किसके बिना, प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना। जब तक प्रेसिडेंट की परमिशन ना ले तब तक वो भी यूज़ नहीं कर सकता। कंडीशन ये है कि वो चाहे नॉन सिटीज़न ऑफ इंडियन है, लेकिन अगर वो कोई भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस में है स्टेट के इंडिया के अंदर, तो वो टाइटल यूज़ नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ किसकी, प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना। उसके बिना एक बात और भी है इसमें ये भी बोला जाता है कि इंडियन सिटीज़न या नॉन इंडियन सिटीज़न, अगर वो किसी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस में है, कोई भी गवर्नमेंट से कोई प्रॉफिट ले रहे हैं, कोई सैलरी कुछ भी ले रहे हैं, तो वो फॉरेन से गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट की बात करो, 50-100 हज़ार का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो सचिन तेंदुलकर है, जैसे सचिन तेंदुलकर आपको पता है ये आपके मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, राज्यसभा मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड। उसके बाद अगर इनको गवर्नमेंट की सैलरी भी दे रही है, इनको भारत रत्न ही मिला हुआ है, ठीक है, तो अगर ये इतना कुछ गवर्नमेंट से ले रहे हैं, अब अगर इनको कोई मान लो 10 या 20 करोड़ की कोई गाड़ी गिफ्ट करता है फॉरेन से, तो सचिन तेंदुलकर को अगर ये गिफ्ट को एक्सेप्ट करना है, उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। लेकिन एक चीज़ होती है, एक होता है टाइटल जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक होता है आपका प्राइज़। देखो टाइटल और प्राइज़ में फ़र्क क्या होता है। जो टाइटल है ये इक्वलिटी का साइन होता है, ये तो नहीं लगा सकते आप, लेकिन प्राइज़ आपको पता है इंडिया में दिया जाते हैं, जैसे भारत रत्न दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं प्राइज़, इसको बोलते हैं ये प्राइज़ है या अवार्ड है। और ये बोला जाता है कि ये किसके लिए होते हैं, ये आपके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, ये आपके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। और टाइटल क्या है, इक्वलिटी के लिए होते हैं। तो प्राइज़ दिए जाते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्राइज़ है कैन बी गिवन, ये दिए जा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ यूज़फुल फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए प्राइज़ या अवार्ड दिए जाते हैं। और बाकी टाइटल नहीं दिए जाते। जैसे आपके नाम के आगे कोई टाइटल जोड़ा जाता है कि राजा महाराजा, ये वाले टाइटल नहीं दिए जाते, क्योंकि इक्वलिटी लाने की बात की जाती है। तो ये है पूरा आपका आर्टिकल 18 जो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात करता है। तो आप ऐसे टाइटल यूज़ नहीं कर सकते प्रोफेशनली, ठीक है, तो ऐसे टाइटल यूज़, लेकिन एजुकेशन में होता है, जैसे आप डिग्री करते हो आपके आगे डॉक्टर लग जाता है, बिना इसके डॉक्टर तो यूज़ नहीं कर सकते। और डॉक्टर का क्या है, ये एजुकेशन के रिलेटेड है, तो ये फील्ड में प्रोफेशन में दिया जाता है, या किसी भी डिफेंस में हो वहाँ पे जो रैंक मिलते हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज ये आपको ऐसे टाइटल यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था बेसिकली आपका आर्टिकल 18 पूरा टाइटल के रिगार्डिंग। तो मैंने राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल कंप्लीट कर दिया आपके। 14 बात करता है इक्वलिटी की, हर टाइप की इक्वलिटी वहाँ आएगी। 15 बात करता है इक्वलिटी इन सोसाइटी की। 16 बात करता है एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी की। 17 बात करता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को ख़त्म करना। 18 मैंने बता दिया टाइटल को एवोल्यूशन करना। तो ये हो गया आपके आर्टिकल 18 तक। और हम बढ़ते हैं आगे, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 19। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22। इसमें 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 किसकी बात करता है? ये बात करता है राइट टू फ्रीडम की। किसकी बात करता है? राइट टू फ्रीडम की बात करता है। तो राइट टू फ्रीडम के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 19 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 19 से जो आर्टिकल नंबर 19 है ये क्या बात करता है आपका? 19 के अंदर क्लॉज हैं जो 19(1) है। इसके बाद आगे आप देखेंगे ये 19(1), 2, 3, 4, 5, 6 6 तक इनके अलग अलग क्लॉज हैं। अगर हम बात करें सिर्फ पहले 19(1) की, देखो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देखिए 19(1), 2, 3, 4, 5, 6 इनका एक्सेप्शन क्या है? राइट टू फ्रीडम के अंदर भी लिमिटेशन है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं 19 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर जो 19 है ये हम लोगों को फ्रीडम देता है। किसकी? राइट टू फ्रीडम देता है। कौन कौन चीज़ों की वो हम पढ़ेंगे। तो 19 में हमें किस चीज़ की फ्रीडम है? देखो 19 की जो पहली क्लास है इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है आपको किस किस चीज़ की फ्रीडम है। सबसे पहले 19 का जो पहले का सब क्लॉज ए है ये हमें क्या बताता है? ये बताता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ये आपके पास फ्रीडम है। तो मतलब अगर आपको कोई भी धमकाता है, डराता है, तो आपके पास बोलने का अधिकार है, आपके पास राइट टू फ्रीडम है, जो आर्टिकल आपको 19 का पहले का सब क्लॉज ए बताता है कि आपके पास बोलने का अधिकार है। अगर आप गलत नहीं हो तो आप बोल सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी गालियाँ दो, आपके पास बोलने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी आप कानून में रह के, जिसमें आपका पब्लिक को इफेक्ट नहीं होता, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। और पहले का जो बी क्लॉज, सब क्लॉज बी है, ये क्या बताता है? राइट टू असेंबल। मतलब सबसे पहले तो आपको बोलने का अधिकार है। उसके बाद आपको जो बी बताता है, ये बोलता है राइट टू असेंबल, मतलब आप लोग पीसफुली और विदाउट आर्म, मतलब आप पीसफुली इकट्ठे हो सकते हो और विदाउट आर्म, आपके पास कोई भी आर्म्स वगैरह नहीं होने चाहिए। लाइक आपके पास कोई गन नहीं होनी चाहिए, कोई तलवार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे सिख है, सिख में आप कृपान रख सकते हो, है ना। तो कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं खैर, लेकिन नॉर्मली अगर बात करें तो राइट टू असेंबल में क्या होता है? पीसफुली आप लोग विदाउट आर्म प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, जैसे इकट्ठे हो सकते हो पीसफुली, तो इसमें कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। लेकिन वही बात आ गई, अगर आप लोग इकट्ठे होकर रोड को ब्लॉक कर देते हो, तो ये क्या है? पब्लिक को डिस्टर्बेंस हो रही है, तो ये आपका राइट नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट और पुलिस आपको हटा सकती है, लाठीचार्ज कर सकती है, और ऐसा होता भी है, ठीक है। तो राइट टू असेंबल हो सकते हो, इसका मतलब सबसे पहले तो आपको बोलने का अधिकार दिया 19 ने। बोलने के बाद जब आप बोले, मतलब मान लीजिए आप लीडर बन गए, अब आपने लोगों को इकट्ठा कर दिया, लोगों को समझा दिया कि पीसफुली इकट्ठे हो जाओ, कोई भी आप एमुनिशन लेके मत आइए। उसके बाद आपने क्या किया? राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। तो आपके पास राइट है कि आप लोग कोई भी संगठन वगैरह कुछ भी आप बना सकते हो, कोई फॉर्म बना सकते हो, कोई एसोसिएशन बना सकते हो अपना, ठीक है। पहले इकट्ठा किया, देखो सीधी सीधी सिनेरियो वाइज है। सबसे पहले आपके पास बोलने का अधिकार था, आपने बोला, लोगों को भाषण दिया और लोगों को बोला इकट्ठे हो जाइए, लेकिन पीसफुली और विदाउट एनी आर्म्स। तो आप इकट्ठे हो गए। उसके बाद आपने बोला कि एक यूनियन बनाते हैं, एक तरह का आप एसोसिएशन बनाते हैं, तो आपके पास वो अधिकार है, आपने एक एसोसिएशन तैयार कर दिया, एक ग्रुप तैयार कर दिया। फिर उसके बाद बोलता है, इसके बाद आपको एक और राइट है, क्या? राइट टू मूव फ्री इन इंडिया। अब आपने अपना एक ग्रुप बनाया, उनको बोला कि सबसे पहले आपको बोलने का अधिकार दिया गया, आपने एक ग्रुप बना दिया, पीसफुली इकट्ठे किया, फिर उसकी एक एसोसिएशन बनाई, फिर उसको क्या किया? फ्री इंडिया के पास राइट है, आप कहीं भी घूम सकते हो। आप JNK के रहने वाले हो, आप दिल्ली में चले जाइए, आप लोग तमिलनाडु चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपके पास फ्रीली घूमने का राइट है, आपके पास फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 का फर्स्ट का डी क्लॉज आपको बताता है। उसके बाद क्या है? राइट टू सेटल एंड रिजाइड देयर, मतलब आपके पास ये राइट है कि आप वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हो, रह सकते हो। मान लीजिए मैं JNK का हूँ, मैं कल को घूमने जाता हूँ, चंडीगढ़ जाता हूँ, और मेरे को वो प्लेस बहुत अच्छी लगती है, मैंने बोला कि मेरे पास पैसा अच्छा है, मैं जम्मू कश्मीर में नहीं रहूँगा, अब मैं चंडीगढ़ में जगह लेके रहने वाला हूँ, तो बिल्कुल वहाँ पे परमिशन है। तो पहले एक्सेप्शन था कि JNK में लोग नहीं रह सकते थे, क्योंकि ज़मीन नहीं ले सकते थे, आर्टिकल 35 आपको जैसे पता होगा, तो ये आपको इसकी परमिशन नहीं देता था। अब वो ख़त्म हो गया फिलहाल। उसके बाद क्या बोलता है? राइट टू सेटल, वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हो। उसके बाद जो एफ है, ये क्या बताता है? राइट टू प्रॉपर्टी। और आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी अभी ख़त्म हो गया, मैंने पहले भी पढ़ा दिया। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1978 में, 44th के अंदर इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ई हो गया आपका, ई के बाद एफ हो गया, एफ के बाद जी पे आ जाइए। जो पहले का सब क्लास जी क्या कहता है? राइट टू जॉब ऑक्यूपेशन इन इंडिया, आप इंडिया में कहीं भी नौकरी कर सकते हो, आपके पास राइट है। चलिए एक बार इसको सनेटी भाई याद कर लेते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले सुनिए ध्यान से, आपको कैसे याद करना है। सबसे पहले आपने सोचना दिमाग में कि मेरे पास बोलने का अधिकार है, मैंने अपने एक्सप्रेशन से लोगों को स्पीच दे के मैंने बोला, और मैंने लोगों को क्या किया? इकट्ठा किया। लोगों को क्या किया? इकट्ठा। जैसे ही इकट्ठा किया, फिर मैंने बोला कि अभी एक एसोसिएशन बना दो, मैंने ग्रुप बनाए, फिर उन ग्रुप को मैंने पूरे इंडिया में भेज दिया, जाओ कहीं भी जा सकते हो, आपके पास राइट है। तो 4 खत्म हो गए। फिर 5 में मैं कुछ ग्रुप में से बोला कि ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा हमारी नीड है, आप क्या करिए, वहाँ पे जगह लीजिए, वहाँ पे सेटल हो जाइए, मतलब सेटल होने का अधिकार भी दे दिया। प्रॉपर्टी, आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि आप वहाँ पे सेटल हो गए, तब वहाँ पे नौकरी भी करिए। तो एक तरीका है, सिस्टमेटिकल तरीके से याद कर सकते हो। सबसे पहले बोला, लोगों को इकट्ठा किया पीसफुली, अपना एसोसिएशन बनाया, उसको इंडिया में घूमने के लिए भेज दिया, इंडिया के बाद घूमने के बाद उन लोगों ने वहाँ जगह ली, और जगह लेने के बाद वहाँ पे नौकरी करी, खत्म हो गया। 6 की 6 क्लॉज थे इसके, सब क्लॉज। और साथ जो एफ क्लॉज है वो खत्म हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी। तो अगर आपको बीच में भी पूछे तो आप लोग एक कहानी को याद कर लेना। सबसे पहले बोला गया था
फिर असेंबल किया गया था, फिर हमने एसोसिएशन बनाया था, फिर उसको इंडिया में भेज दिया था, फिर उन लोगों ने वहाँ पे ज़मीन लेकर सेटल हुए, देन उसके बाद वहाँ पे नौकरी करी, ख़त्म हो गई 6 की 6। लेकिन उसके बाद 19 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 क्लास क्या कहता है, वो 19 के फर्स्ट क्लास की बात कर रहे थे, और आगे सब क्लास ABC। इसमें क्या बोलता है, इसमें ये लिमिटेशन है। राइट टू फ्रीडम तो है, लेकिन इसको ये क्या करता है, लिमिट करता है, उसको लिमिटेशन प्रोवाइड करता है कि आपकी एक सीमा है, उस सीमा से आप बाहर जाके बात नहीं कर सकते, एक आपका एंड पॉइंट है। आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन इतना भी अधिकार नहीं है कि आप कहीं भी खड़े होके हिंदुस्तान को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दो, मतलब गवर्नमेंट को गालियाँ दो, या कोई भी किसी आपकी एनिमी कंट्री है उसके लिए जिंदाबाद या कोई भी नारे लगाते हो, इस चीज़ की परमिशन नहीं है। तो इसलिए ये उनको लिमिटेशन करता है। कौन सा, आर्टिकल 19 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 पॉइंट। अब मैं एक एक तो नहीं बताऊंगा कौन किसको लिमिटेट करता है, सिंपल आपको याद रखना है कि 19 का फर्स्ट आपको फ्रीडम का राइट देता है, और आगे वाले 19 का 2, 3, 4, 5, 6, 15 के भी 6 थे, 17 के भी 6 थे, मैंने पढ़ाए हैं ये सारे, तो इसके भी 6 की 6 क्लॉज हैं। आगे वाले जो 5 है ये क्या करते हैं, ये आपके फ्रीडम को लिमिटेशन देते हैं, उसको उसकी कंडीशन को रोकते हैं कि यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते, एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन किस किस के रिगार्डिंग हो सकती है, देखो सबसे पहले है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मसला हो। आप ऐसा नहीं है कुछ भी आप काम कर रहे हो, कोई भी संगठन बना के इंडिया के अगेंस्ट ही काम कर रहे हो, उससे क्या होगा, इंडिया की सिक्योरिटी पे खतरा हो सकता है। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे पब्लिक मान लीजिए अभी कोविड-19 के लिए प्रोटोकॉल है कि सबको मास्क लगाना है, ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन आप फिर भी असेंबल हो रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, पब्लिक का ऑर्डर क्या हो रहा है, उसको आप लोग ओबे नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसमें उस केस में भी आपके ऊपर लिमिटेशन लगाई जा सकती है। जैसे फॉरेन कंट्री के साथ क्या करते हो, आप कोई रिलेशन बनाते हो, फ्रेंडली रिलेशन, जैसे आप एनिमी कंट्री के साथ आपने फ्रेंडली रिलेशन बना दिया, अपनी कोई भी चीज़ों को लीक कर रहे हो, अपनी प्राइवेसी को, तो ये भी आपका अधिकार नहीं है, इसमें भी आपको फ्रेंडली रिलेशन आप नहीं रख सकते। उसके बाद बात आती है, चलिए उसके बाद आती है आपकी मोरालिटी की बात आती है, शिष्टाचार की बात आती है, फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात आती है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ही लग सकता है, उसके रिलेटेड आप लोग नहीं कर सकते। आगे यूनिट ऑफ इंटीग्रेशन की बात आती है, अगर इंटीग्रेशन देश की मतलब एकता अगर भंग हो रही है, आप एकता को क्या कर रहे हो, जो यूनिटी है उसको बिगाड़ रहे हो, ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हो जिससे लोग भड़क रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते। आपके पास सोवरेन का जो इंडिया के पास राइट है, जो पीपल है, आप उनको मतलब डिसओबे नहीं कर सकते, मतलब ये चीज़ें इफेक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग हम इसको इफेक्ट नहीं कर सकते, इसके बिना हम लोग, हमारे पास सारे राइट हैं, मतलब कुछ भी है उसकी लिमिटेशन भी सेट की गई है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करो। तो लेकिन आपके पास जो लीगली वो राइट सारे हैं कि आप कहीं भी नौकरी कर सकते हो, वैसे भी कर भी रहे हो, जैसा राइट टू सेटल होने का अधिकार है, कहीं भी जगह लेके रह सकते हो। तो ये है आर्टिकल 19 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी पॉइंट पूछा जाएगा तो हो सकता है आपको सब क्लॉज ना पूछे, लेकिन सिंपली ये तो पूछा जाएगा कि राइट टू मूव फ्री इन इंडिया ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 19 आपको आंसर देना है। यू हैव अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच किस में लिखा हुआ है, तो आपको आंसर देना आर्टिकल 19 नंबर ये देता है। बोला राइट टू असेंबल इकट्ठा होने का अधिकार है, किसके अकॉर्डिंग, 19 के अकॉर्डिंग है। बोलेगा राइट टू जॉब या ऑक्यूपेशन इन इंडिया, तो कौन देता है, ये भी आपको आर्टिकल 19 देता है। ठीक है, तो ये कुछ राइट्स हैं जो आपको मैंने बताया, ये आपके फंडामेंटल राइट हैं जो आर्टिकल 19 देता है। तो ये है आपका राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल नंबर 19 जो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता भी दिया कैसे कैसे राइट होते हैं, कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है। 18 क्या कहता है, 18 क्या कहता है, 18 बात करता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की। 19 क्या बात करता है, 19 आपकी फ्रीडम की बात करता है। कैसी फ्रीडम कि सर सबसे पहले हम लोगों ने बोलने का अधिकार था, मैंने बोला, फिर मैंने असेंबल के लोगों को इकट्ठा किया, मैंने उनका एसोसिएशन बनाया, फिर मैंने उसको इंडिया में फ्रीली भेज दिया, फिर उन लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें लेके सेटल हो गए, सेटल होने का अधिकार भी था, फिर उन लोगों को जॉब करने का, वहाँ पे उन लोगों ने जॉब करने का भी जॉब भी करी। मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने 6 की 6 सब क्लॉज पढ़ लिए। फिर आर्टिकल नंबर इसी के अंदर 19 का क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6 क्या करते हैं, ये इनको लिमिटेशन करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में बोला जाएगा कि आपके पास राइट टू फ्रीडम का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसको लिमिटेशन करने के लिए आर्टिकल का 19 का कौन सा क्लॉज होता है। तो आपको आंसर देना है कि आपको पता सिर्फ पहला राइट देता है, बाकी जो बाकी वाले को क्या करते हैं वो उनको लिमिटेशन करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं, आप स्टेट की सिक्योरिटी को
नहीं तोड़ सकते, पब्लिक ऑर्डर को डिफेक्ट नहीं कर सकते, फॉरेन कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं बना सकते, कोई भी ऐसे जो एनिमी कंट्री हो, लाइक मॉरलिटी का आपको ध्यान रखना है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में ध्यान रखना है, यूनिट ऑफ इंटीग्रेशन का ध्यान रखना है और सोवरेन का ध्यान रखना है। तो ये था आपका राइट टू फ्रीडम के बारे में आर्टिकल नंबर 19। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 भी ख़त्म कर देते हैं आज की क्लास में। चलिए गाइज हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको इस आर्टिकल को मैं डिटेल में ज़्यादा पढ़ाता, आपको लिख के पढ़ाता, आपको केस भी बताता, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली लाइट का इशू है जिसकी वजह से मेरा लैपटॉप पूरी तरह से डेड पड़ा हुआ है और उस पर मैं लेक्चर नहीं बना पा रहा हूँ। ये लेक्चर मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इतना ही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन तो यही से आएगा। खैर चलिए, क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, ये बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंस। मतलब बेसिकली अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है, मतलब आपके अगेंस्ट क्या क्या नहीं किया जा सकता तो भी उसकी आपको थोड़ी सी ये क्या करता है, आपको एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो देखिए इसमें तो सबसे पहले इसके आगे 3 क्लॉज है। सबसे पहले तो क्लॉज नंबर फर्स्ट इसका क्या कहता है कि पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट लॉ। इसका मतलब कि आपको कोई भी पनिशमेंट मिलेगी वो आपको जो प्रेजेंट आज लॉ बना है उसी के बेस पे मिलेगी। मान लीजिए कि आज कोई लॉ है, कोई भी आप चोरी करते हो उसकी 2 साल की सज़ा, मान लीजिए आप सज़ा काट रहे हो 1 साल हो जाता है, लेकिन कल को कोई लॉ बनता है कि जो कैदी ने सज़ा मतलब 2 साल की सज़ा है, अगर इसने चोरी किया, आज कोई नया लॉ बनता है कि इसके लिए 6 साल की सज़ा है, तो आपको सज़ा 1 साल काटी, 1 साल और काटने उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको 6 साल की सज़ा नहीं काटनी पड़ेगी अगर किसी ने भी आप में से किसी ने ऑफेंस किया है तो। मतलब कि ये प्रेजेंट की बात करता है। जितने भी क्रिमिनल लॉ होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर काम करते हैं, वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं। मतलब कि उसके ऊपर अगर नया कानून बनता है तो वो वाले लॉ नहीं लगेंगे जो उस टाइम क्राइम होते टाइम हुआ था, वही लॉ लगेंगे। हाँ, एक चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ की पनिशमेंट किसी को 6 साल की मिली है और आज 2 साल काटने के बाद एक कोई नया प्रोविज़न आता है कि इसकी सज़ा 3 साल हो जाती है, तो उस आदमी की सज़ा कम की जाती है, लेकिन बढ़ेगी तो वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है। उसके बाद जो इसका सेकंड क्लॉज है वो बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। मतलब ये है कि आप लोगों को एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। आपने चाहे 1 मर्डर किया चाहे 2 मर्डर किए, पनिशमेंट तो एक ही मिलेगी, ठीक है। मतलब आपको डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। डबल कि एक बार सज़ा 7 साल की काटी, अब एक्स्ट्रा 7 साल की और काटो, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है इससे, मतलब आपको एक ही बार सज़ा काटनी है। उसके बाद बात है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो सेल्फ मतलब अपने आप, इंक्रिमिनेशन का मतलब देखो आपको मैं समझाता हूँ, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए भी। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इट मीन्स कि मान लीजिए किसी के ऊपर एफआईआर लगी है, किसी के ऊपर एफआईआर लगी हुई है, तो पहली बात तो ये बेनिफिट उसी को मिलेगा। मतलब ये जो लॉ है वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके ऊपर मान लो कोई अपराध, जिसने कोई ऑफेंस किया है वो कर सकता है इसको, एक बात। दूसरी बात ये है कि उस बंदे के लिए जो एविडेंस होंगे वो अपने आप के अगेंस्ट एविडेंस नहीं बन सकता। जैसे कानून आपने मतलब मान लीजिए कोई किसी का मर्डर किया, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने मर्डर के बाद वो तो अपने आप के लिए एविडेंस तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात कि पुलिस उसको ज़बरदस्ती मार पीट नहीं सकती, मतलब एविडेंस क्रिएट करने के लिए पुलिस किसी को भी मार के ये नहीं बोल सकती कि आप अपने खिलाफ ही गवाही दीजिए कि आपने क्या किया है, आपने ही मर्डर किया है। और आपको ये बात पता भी होगी, आपने मूवीज़ में देखी होगी कि जो बंदा क्रिमिनल होता है वो क्रिमिनल पुलिस में जो स्टेटमेंट दी वो स्टेटमेंट कभी कोर्ट में नहीं चलती है, क्योंकि कोर्ट को पता होता है कि पुलिस में अपने पुलिस के डर से आदमी कुछ भी बोल सकता है, तो इसलिए वो वाली स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं चलती है, ठीक है। और पुलिस आपको मार के आपके अगेंस्ट एविडेंस नहीं इकट्ठा कर सकती, ठीक है। ये उनके पास, पुलिस के पास राइट नहीं होता, मतलब, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें अगर आपको मैं एक दो बात और बताऊं, देखो पुलिस के पास क्या राइट होता है, वो आपकी सिग्नेचर ले सकती है, वो आपके फिंगरप्रिंट ले सकती है, वो आपका फ़ोटो ले सकती है, ठीक है। और वो जो ऑफेंस प्लेस के ऊपर जो भी उनको कुछ चीज़ें मिली वो उनको रख सकती है। इसके बिना पुलिस आपको फिजिकल या मेंटल हरास नहीं कर सकती। सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 20 का थर्ड क्लास कहता है, थर्ड क्लास ये कहता है कि वो पुलिस आपको फिजिकल या मेंटल हरास नहीं कर सकती। रियलिटी में तो वो करती है लेकिन नहीं कर सकती।
उसके बाद वो आपको टॉर्चर करके आपकी फैमिली को थ्रेट नहीं दे सकते कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी फैमिली को हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये चीज़ तो नहीं कर सकती। उसके बाद वो क्या कर सकती है आगे, वो आपको खाने से दूर नहीं रख सकती, कैन नॉट अवॉइड हिम फ्रॉम फूड। कुछ ने भी अगर कुछ किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो उनको खाना देना ही पड़ेगा, इसलिए जेल में भी खाना मिलता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पुलिस किसी को फिजिकल या मेंटल हरास नहीं कर सकती, उसको टॉर्चर नहीं कर सकती कि आप आपके पेरेंट्स को हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, ये करेंगे वो, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो उनको खाने से भी दूर नहीं रख सकती, टाइम टू टाइम खाना भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक केस आया था, सेल्वी विसेस कर्नाटका केस आया था एक। इस केस के अकॉर्डिंग जो 20 का थर्ड क्लास है इसी के अकॉर्डिंग बोला गया था, उसमें जो 20 का थर्ड क्लास है इसी के लिए क्लॉज के लिए बोला गया था। इसमें ये बोला गया कि जो पुलिस है वो आपका जो लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है, जो झूठ के लिए टेस्ट करते हैं कि आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा, एक ये टेस्ट हो गया। उसके बाद जो आपका नार्को टेस्ट होता है, उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, जब ब्रेन मैपिंग होती है, तो पुलिस आपका ये नहीं कर सकती, पुलिस के पास ये राइट नहीं होता जब तक उसको कोर्ट नहीं बोलेगा। पुलिस अपनी मर्जी से आपका ना तो लाई डिटेक्शन टेस्ट कर सकती है कि आप झूठ बोल रहे हो, उसके टेस्ट होते हैं, ना तो वो आपका नार्को टेस्ट कर सकती है, ना ही आपका पॉलीग्राफी टेस्ट कर सकती है, और ना ही आपका वो ब्रेन मैपिंग कर सकती है। तो बेसिकली ये पुलिस नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये है आर्टिकल नंबर 20, जो आपको क्या करता है, वो प्रोटेक्शन देता है। अगर कोई ऑफेंस किया है उसको प्रोटेक्ट करता है आपको किस किस से, कि सबसे पहले तो आपको जो पनिशमेंट है वो अकॉर्डिंग टू लॉ मिलेगी, जो उस टाइम का कानून है जिस टाइम पे ये जो ऑफेंस हुआ। दूसरा जो सेकंड क्लॉज क्या बोलता है, सेकंड ये बोलता है कि एक ही आदमी को 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, सेम जो भी सेम क्राइम किया है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर हुआ है तो पुलिस आपको मार के आपका एविडेंस आपको नहीं बना सकती, आपसे वो स्टेटमेंट नहीं ले सकती, आपको वो फिजिकली या मेंटल हरास नहीं कर सकती, आपकी फैमिली को थ्रेट नहीं दे सकती, आपको खाने से दूर नहीं रख सकती, टाइम टाइम खाना दिया जाएगा, ठीक है। और ना ही वो आपका झूठ बोलने वाला जो डिटेक्शन टेस्ट होता है वो नहीं कर सकती, नार्को टेस्ट नहीं कर सकती, पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं कर सकती, ब्रेन मैपिंग का टेस्ट नहीं कर सकती, ये पुलिस का राइट नहीं होता, ठीक है। तो आपके अगेंस्ट वो आपको एविडेंस बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो ये था आर्टिकल नंबर 20, जिसमें मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन देता है ऑफेंस के अगेंस्ट, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके 3 क्लॉज थे। पहले में क्या होता है, पहले क्लॉज में मैंने बताया कि पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू लॉ के, जो उस टाइम का लॉ होगा, आपको डबल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, और आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन आपके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। चलिए, तो ये है आर्टिकल नंबर 20। आज हमने 18, 19, 20 पढ़ा, और कल हम पढ़ेंगे राइट टू लाइफ का, ठीक है। आपको आज़ादी का जो लिबर्टी का अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ। आर्टिकल 20 तो मैंने अभी अभी पढ़ा दिया, बाकी हमने क्या पढ़ा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। चलिए, फिर हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 19, जिसमें मैंने आपको बताया 19 से लेकर 22 तक राइट टू की फ्रीडम की बात होगी। 19 की बात करें, 19 में मैंने आपको बोला 19 के 6 क्लॉज हैं। सबसे पहले क्लॉज के सब क्लॉज आगे 6-7, जिसमें सबसे पहले राइट टू स्पीच का अधिकार, एक्सप्रेशन का। उसके बाद उसका फर्स्ट का ही जो सब क्लॉज वी है उसमें क्या बात करता है कि असेंबल करने की बात करता है। तीसरी में आपको एसोसिएशन बनाने की बात करता है। चौथे में आपको कहीं भी इंडिया में घूमने की बात करता है। फिर राइट टू सेटल एंड रिजाइड देयर एनीवेयर यू कैन रिजाइड। उसके बाद वो बात करता है राइट टू जॉब या ऑक्यूपेशन इन इंडिया की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज है इसके 19 का 2, 3, 4, 5, 6, ये बात करता है किसकी, राइट टू फ्रीडम को लिमिटेशन करने की, किस किस को लेके आप लोग राइट टू फ्रीडम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, लिमिट होती है। चलिए, इसके बाद मैंने आपको 18 बताया, जिसमें बात की थी एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की, जिसमें मैंने आपको बताया कि मिलिट्री या एजुकेशन में ये टाइटल दिए जा सकते हैं। कोई भी सिटीज़न जो फॉरेन की स्टेट से टाइटल नहीं ले सकता। अगर कोई नॉन सिटीज़न है, अगर वो इंडिया में रह रहा है और इंडिया में प्रॉफिट ऑफ ऑफिस पे कोई भी काम कर रहा है, तो इस केस में अगर उसने फॉरेन से टाइटल लेना तो उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई भी अगर प्रॉफिट ऑफ ऑफिस में इंडियन चाहे नॉन इंडियन अगर प्रॉफिट ऑफ ऑफिस में है, वो बाहर से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना। ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बताया टाइटल और आपका जो अवार्ड या प्राइज़ उसमें फ़र्क होता है। प्राइज़ आपका डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है और टाइटल आपका आगे इक्वलिटी के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें अलग अलग थी, और ये आपका बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप अवार्ड दिए जा सकते हैं क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा, और मेरी कोशिश होती है कि बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करके आपको सिखाने की। तो
साथ साथ पढ़ते रहिए ईमानदारी से। हमने प्रियम्बल ख़त्म कर लिया, फंडामेंटल राइट हो रहा है, इसके बाद DPSP करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये करने के बाद हम चलेंगे आर्टिकल नंबर 1 से लेके 11 तक। फिर उसके बाद हम करेंगे आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें प्रेसिडेंट वगैरह भी सब कुछ पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा भी पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट आपका पॉलिटी कंप्लीट होने पे आ जाएगा। फिर जो छोटे छोटे मिसलेनियस में आएगा वो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। फिर एक क्लास में आपको इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल जो याद करने हैं वो बता दूंगा। फिलहाल आपको 1 से लेकर 50 तक, तो A से Z तक बाय हार्ट याद हो जाएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप नहीं छोड़ोगे। उसके आगे वाले आर्टिकल आपको कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे याद करने हैं वो मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा, क्योंकि सारे आर्टिकल तो आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अभी भी जैसे मैं आपको पूछूँ, बताइए 226 आर्टिकल किसके रिगार्डिंग है, तो जब आप पढ़ोगे रिट के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। वैसे मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि रिट में आपका जो आर्टिकल 32 है उसमें क्या होता है कि जो हाई कोर्ट है वो रिट का यूज़ कर सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को करना हो तो आर्टिकल 32 बताता है उसको। तो ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।